इमेजिन करो तुम मर चुके हो और नेक्स्ट मोमेंट आँख खुलती है एक दुनिया में जहाँ पानी तुम्हारा वेपन, आर्मर और लिटरली न्यूक्लियर बटन बन सकता है। और आयरनी, तुम वर्ल्ड्स मोस्ट ओपी वाटर मेज हो, पर सपना सिर्फ एक, शांति, चाय और थोड़ा मी टाइम। पर ये दुनिया बिल्कुल ही टॉक्सिक एक्स जैसी, तुम शांति चाहो ये तुम्हें ड्रामा भेज देती है। एनीमे की शुरुआत होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट से, जो बड़ी आराम से एक छोटी सी कैबिन में सो रहा होता है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। जैसे ही वो बाहर निकलता है हमें पता चलता है कि बंदा पानी की मैजिक मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन रुक जाओ, इससे पहले कि सबका दिमाग उल्टा हो जाए, देखते हैं ये छोटा बंदा इस दुनिया में आया कैसे। होता क्या है कि इंटरनेशनल इसेकाई ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे हमेशा करती है, एक एक्सीडेंट के बाद इसको नई दुनिया में भेज दिया। वहाँ इसकी मुलाकात होती है एक लंबे बाल वाले ब्लॉन्ड आदमी से, जो उसे बताता है कि भाई तू मर चुका है। रियो पूछता है तो क्या तू भगवान है, पर बंदा बोलता है नहीं यार, मैं कुछ एंजल टाइप हूँ। नाम बताने का मन नहीं होता इसको, तो रियो डिसाइड करता है कि इसका नाम माइकल रखेगा। माइकल उसे बताता है कि वो एक मैजिकल दुनिया एफ में जन्म लेगा, जहाँ 5 में से एक बंदा मैजिक यूज कर सकता है। रियो का एट्रीब्यूट होगा वाटर। और सबसे बड़ी बात, ये कोई नॉर्मल इसेकाई नहीं है, इसको कोई मिशन, कोई प्रोफेसी, कुछ भी नहीं करना, बस जीना है आराम से। रियो सोचता है भाई क्या सुपर ऑफर दे दिया। वो माइकल से विश करता है कि उसे एक शांत सुकून भरी जिंदगी चाहिए। माइकल बोलता है डन। वो रियो को रोंडो फॉरेस्ट में रीइंकार्नेट करेगा, जहाँ एक रेडीमेड कैबिन होगी, 2 महीने का खाना होगा और एक बैरियर भी, ताकि मॉन्स्टर डिस्टर्ब ना करे। या और लग्जरी पैकेज। नई दुनिया में रियो को मिलती है एक मॉन्स्टर इंसाइक्लोपीडिया और एक प्लांट्स इंसाइक्लोपीडिया। बंदा स्मार्ट होता है, फिर वो मैजिक प्रैक्टिस करता है और पता चलता है कि वो सिर्फ ठंडा पानी समन कर सकता है। अब भाई ठंडे पानी से कौन ही नहाएगा, तो वो आग जलाने की कोशिश करता है, पर फिजिकल स्किल 0 होती है। तभी वो सूरज देखता है और ब्रेन ऑन हो जाता है। एक बकेट में पानी रखता है और अपनी साइंस नॉलेज यूज करके H2O के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन विजुअलाइज करके आइस बनाता है। फिर उस आइस को मैग्नीफाइंग लेंस की तरह यूज करके आग जला लेता है। रात में बंदा गर्म पानी से मस्त नहाता है और सोचता है अगर मैं आइस बना सकता हूँ तो गर्म पानी भी बना सकता हूँ। अगले दिन वो समझता है कि 2 महीने बाद खाना खत्म होगा, तो अगर पीसफुल लाइफ चाहिए तो कॉम्बैट मैजिक सीखना पड़ेगा। यहाँ से उसका अटैक मैजिक ट्रेनिंग शुरू होता है। पहले वो एक वाटर बॉल स्पेल बनाता है, सक्सेसफुल लेकिन वीक। इसे कोई बीस्ट नहीं मरेगा, तो सोचता है छोड़ो, प्रोजेक्टाइल बनाते हैं हाई स्पीड वाला। और असल में हो क्या रहा है, सिर्फ पानी का छोटा सा चिपचिपा स्ट्रीम निकल रहा है। फिर उसे माइकल की बात याद आती है, मैजिक का मतलब विजुअलाइजेशन और प्रैक्टिस। और बस रियो पूरा दिन प्रैक्टिस करता है। रात तक वो आइस मैजिक रिवर्स करके गर्म पानी बनाना सीख लेता है। नेक्स्ट डे वो हवा में कंडेंसेशन से आइस बनाता है। आइस को अटैक के लिए यूज करता है, पर वो फेल होता है। फिर प्रैक्टिस, फिर फेल, फिर प्रैक्टिस, पूरा दिन ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग। रात को जब डिनर की बारी आती है तो वो प्रैक्टिस में इतना डूबा होता है कि खाना तक भूल जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और अब रियो इंस्टेंट एक आइस स्पाइक बना लेता है। अब उसके पास डिफेंस भी है, अटैक भी। तो फाइनली टाइम आ चुका है फॉरेस्ट में अपनी किस्मत आजमाने का। जंगल में घुसते ही वो सब जगह एक्सप्लोर करता है। नदी के पास उसे क्वार्ट्ज स्टोन मिलती है। बंदा खुश हो जाता है, अब बिना सूरज के भी आग जला पाएगा। पर बॉस, ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जंगल में आगे बढ़ते ही उसका सामना होता है एक लेजर बोर से, और ये बोर बिना सोचे समझे सीधा रियो पर चार्ज कर देता है। रियो शॉक में पूरा पैनिक मोड में आ जाता है, पर फिर उसे याद आता है कि वो पहले भी एक गाड़ी की ठोकर से मर चुका है, तो इस बार डरने का सवाल ही नहीं। वो जंप करके बच जाता है और फिर से चार्ज करता है, लेकिन इस बार रियो ग्राउंड को फ्रीज कर देता है। और स्केटिंग मोड में स्लाइड होता है और रियो सीधे आइस पियर वॉल समन करके मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वो शुक्र करता है कि वो जिंदा बच गया। भाई साहब बच गया लड़का, पर खुश मत हो, अभी तो बस ये नूब लेवल था। आगे एक ऐसा मॉन्स्टर आने वाला है जिसको देखकर रियो की ही नहीं, मेरी भी हवा टाइट हो गई थी, इसलिए पल के मत झपकाना, सीन मिस हो जाएगा। रात को इंसाइक्लोपीडिया पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि जो मॉन्स्टर उसने मारा था वो सबसे लो रैंक मॉन्स्टर था, मतलब जो मरा वो नूब लेवल बोर था। आगे ड्रैगन्स का पेज देखकर बंदा हिल जाता है। ड्रैगन्स इतने पावरफुल होते हैं कि पूरी सिटीज मिटा सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया में नोट भी है, अगर ड्रैगन दिखे तो भागना बेकार है। पेज पलटकर उसे डाइबिल्लोस का सेक्शन दिखता है, छोटे क्रीपी अननोन ओरिजिन वाले क्रिएचर्स। नोट में लिखा है भगवान से दुआ करो कि कभी सामना ना हो। फॉरेस्ट में आगे बढ़ते ही रियो पर अटैक करता है एक असैसिन बर्ड, बड़ा सा उस्ताद जो इनविजिबल विंड मैजिक से वार करता है। रियो ने इंसाइक्लोपीडिया रट ली थी, तो वो आइस वॉल से अटैक्स ब्लॉक करता हुआ भागता रहता है।
बर्ड बहुत फास्ट था, तो रियो समझ जाता है कि भागकर वो नहीं बचेगा, तो वो इजी प्रे बनकर बर्ड को बेवकूफ बनाता है। बर्ड जब हाई स्पीड डाइव अटैक करता है, रियो वहाँ एक सॉलिड आइस वॉल समन कर देता है। बर्ड सीधा टक्कर खाता है और एक आंख खो देता है। बर्ड गुस्सा होकर हवा में रोटेट करता है, गला फाड़ के रियो को डेथ स्टेयर देता है और फिर उड़ जाता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि इस चेज में रियो अपने घर का डायरेक्शन भूल जाता है। रात में भटकते भटकते वो एक स्ट्रेंज लेक पर पहुंचता है और बीच में एक हेडलेस आर्मर और हेडलेस हॉर्स खड़े होते हैं। बिल्कुल धुलन वाइब्स। सीन कट होता है और रियो अब जंगल और एक्सप्लोर करता है। रियो स्नेक्स को डिफीट करता है, मैजिक टेस्ट करता है और फाइनली एक हाइड्रोजेट बनाता है जो पत्थर तक को काट देता है। अब वो फुल कॉन्फिडेंट होता है और दोबारा उसी लेक पर जाता है धुलन को चैलेंज देने। आइस स्वॉर्ड बनाकर वो धुलन से स्वॉर्ड फाइट करता है। फाइट के बीच रियो सोचता है ये मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया में क्यों नहीं है, शायद ये मॉन्स्टर नहीं कुछ और बड़ा चीज है। लेकिन एंड में रियो फिर से हरा दिया जाता है और पता चलता है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं, वो काफी बार इस दुल्हन से लड़ने जा चुका है। रियो हर बार दुल्हन से लड़ने आता है और हर डिफीट के बाद उसे लगता है कि जैसे दुल्हन उसे ट्रेन कर रहा हो। एक दिन दुल्हन अपनी तलवार उठाता है, फिर वाटर स्वॉर्ड बनाता है, उसको फ्रीज करता है और सीधा रियो को पकड़ा देता है। रियो सोचता है क्या ये चाहता है कि मैं इस तलवार का इस्तेमाल सीखूं। एक्साइटेड रियो उस तलवार को एक्सेप्ट कर लेता है और दुल्हन वापस लेक के सेंटर में चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं, फिर एक दिन अचानक से ह्यूज ब्लैक बर्ड रियो के सामने लैंड करता है। रियो तुरंत पहचान लेता है ये वही असैसिन हॉक है, लेकिन अब इवॉल्व फॉर्म में। वो तुरंत अटैक करना शुरू कर देता है और रियो जाकर डिफेंस में लग जाता है। पर एवोल्यूशन ने इस बर्ड को और भी खतरनाक बना दिया था। अब वो अपने रॉड से मैजिक न्यूट्रलाइज कर सकता है। रियो कॉर्नर हो जाता है, तुरंत वो अपनी आइस वाटर स्वॉर्ड निकालता है और सीधा मॉन्स्टर के चेस्ट में घुसा देता है। बर्ड जमीन पर गिरता है और रियो उसे कहता है मैं समझ गया, तुम अपना बदला लेने आए थे। मैंने तुम्हारी एक आंख ली थी। फाइट फेयर थी, पर हार कौन पसंद करता है। लेकिन रियो थैंकफुल भी था क्योंकि वो जानता था कि बर्ड फिर से आएगा। इसी सोच से उसने खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाया। बर्ड ने भी इवॉल्व करके रियो को चैलेंज किया, तो रियो सोचता है अब तुम्हारा डिग्निफाइड एंडिंग देना मेरा फर्ज है। रियो फाइनल ब्लो देता है और असैसिन हॉक की लाइफ खत्म हो जाती है। अब रियो घर जाने के लिए निकलता है और सामने खड़ा होता है एक जाइंट रेड ड्रैगन। पर शौक की बात ये थी कि ड्रैगन उससे बात करता है और खुश होता है कि रियो उसकी टेलीपैथी को समझ सकता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से किसी से टेलीपैथिकली बात नहीं कर पाया था। ड्रैगन पूछता है क्या तुम्हारी मुलाकात एक इवॉल्व्ड असैसिन हॉक से हुई थी। रियो बोलता है हाँ, और माफ करना मैंने उसे मार दिया। लेकिन ड्रैगन गुस्सा नहीं होता, बल्कि वो रियो को कांग्रेचुलेट करता है। फिर वो रियो की कमर पर लटकी स्वॉर्ड नोटिस करता है, रियो से दिखाता है और ड्रैगन बोलता है ये फेरी किंग की स्वॉर्ड है, अगर उसने तुम्हें दी है तो तुम उसके बहुत स्पेशल हो। रियो सोचता है भाई मौका मिला है तो सवाल पूछ लो। पूरा दिन वो ड्रैगन से बातें करता रहता है। शाम को ड्रैगन को एक रोअर सुनाई देता है। वो रियो को बोलता है मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। रियो अपना नाम बताता है और ड्रैगन बोलता है मेरा नाम लेविन है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, उम्मीद है कि फिर मिलेंगे। दूसरी तरफ माइकल अपने स्पेस ऑफिस में हैरान बैठता है क्योंकि उसे पता चलता है कि रियो के पास एक हिडन एट्रीब्यूट एटर्नल यूथ है। पहली बार उसने हिडन एट्रीब्यूट तब देखा था जब उसने पहली औरत को रीइंकार्नेट किया था, और तब से लेकर अब तक किसी में ये एट्रीब्यूट दोबारा नहीं मिला। थोड़ी देर बाद छोटा रियो समुद्र के किनारे चल रहा होता है जब उसे एक जहाज दिखता है जो किनारे पर अटका हुआ होता है। जैसे ही वो एरिया को चेक करता है उसे सिर्फ लाशें मिलती हैं, लेकिन फिर उसकी आंखों में चमक आ जाती है जब वो देखता है कि एक आदमी अभी भी जिंदा है। सीन चेंज होता है। लाल बाल वाला लड़का, जिसे बाद में हम एबेल नाम से जानते हैं, रियो के घर में सो रहा होता है। अपने सपने में वो याद करता है कि उसकी नाव कैसे तूफान में टकराई और किनारे पर आ फंसी। वो उठकर अपना सामान लेता है और घर से बाहर निकलता है। तभी रियो अचानक उसके पीछे आ जाता है। एबेल थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसे रियो की प्रेजेंस बिल्कुल महसूस नहीं हुई। ऊपर से उसके कपड़े भी काफी अजीब लगते हैं। फिर भी वो कुछ नहीं पूछता, सीधा अपना नाम बताता है, मेरा नाम एबेल है और मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रियो आराम से बोलता है कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें घर लेकर आया था। लेकिन वो दुख जाहिर करता है कि बाकी सब मर गए थे, सिर्फ एबेल बचा। एबेल कैजुअली बोलता है कोई बात नहीं, वो सब बुरे लोग थे। लेकिन तभी उसके पेट से जोर से घरघराहट होता है और रियो उसे खाने के लिए अंदर बुला लेता है। खाते वक्त एबेल पूछता है तुम ऐसे अजीब कपड़े क्यों पहनते हो। रियो सिंपल जवाब देता है मेरे पास सुई धागा ही नहीं है कुछ बनवाने के लिए। एबेल सोचता है कि कपड़े खरीद भी तो सकते हैं, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि अगर उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो खरीदेगा कैसे। उसे थोड़ा बुरा लगता है और वो सोचता है कि शायद उसने रियो को ऑफेंड कर दिया। रियो बताता है कि एरिया में कोई नहीं रहता, कोई गांव भी पास में नहीं है।
ये सुनकर एबेल पूछता है कि क्या रियो शिकार करके सरवाइव करता है, और क्या वो ये छुरा वेपन की तरह यूज करता है, रियो कामली बोलता है, मैं छुरा कुछ काम के लिए यूज करता हूँ, लेकिन असली बात ये है कि मैं वाटर मैजिक यूज करने वाला एक मेज हूँ। एबेल हिला रह जाता है क्योंकि सेंट्रल प्रोविंसेस में सिर्फ आधी पॉपुलेशन ही मैजिक कर सकती है। रियो को ये अजीब लगता है क्योंकि माइकल ने उसे बताया था कि पूरी दुनिया में सिर्फ 20% लोग ही मैजिक यूज कर पाते हैं। एबेल फिर रिक्वेस्ट करता है कि रियो उसे फिर से समुद्र के किनारे ले चले, कुछ चेक करना है। रियो तुरंत मान जाता है। रास्ते में एबेल पूछता है कि क्या रियो मैजिक के लिए कोई वेंट नहीं यूज करता। रियो बोलता है, क्या वेंट जरूरी होता है? एबेल तुरंत सोचने लगता है कि शायद उसने फिर रियो को ऑफेंड कर दिया क्योंकि वेंट खरीदना महंगा होता है। वो रियो को रीअश्योर करता है, अगर कोई मुसीबत आए तो मुझे संभालने दो। रियो बोलता है कि जरूरत नहीं, लेकिन एबेल के इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। किनारे पर पहुंचकर रियो नोटिस करता है कि लाशें गायब हो चुकी हैं, शायद समुंदर ले गया या फिर किसी बीस ने खा लिया। एबेल शुक्रिया अदा करता है, अगर तुम नहीं होते तो मेरा भी यही हाल होता। वो फिर रिक्वेस्ट करता है कि रियो उसे इतनी फॉर्मल लैंग्वेज में ना बुलाए क्योंकि अजीब लगता है कि उसका सेवियर उसे आप कह रहा है। रियो कहता है कि वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि एबेल उससे ज्यादा बड़ा लगता है, लेकिन अगर एबेल को ठीक लगे तो वो उसे नाम से ही पुकारेगा। एबेल थैंक्स बोलता है। जहाज को चेक करने के बाद एबेल दुख से बोलता है कि वो जो खोज रहा था वो नहीं मिला। रियो पूछता है कि अब क्या करेगा। एबेल कहता है, अपने लोगों से मिलकर लून नाम के गांव में जाना होगा, लेकिन शायद मैं बहुत साउथ में आ गया हूँ। रियो बताता है कि गांव नॉर्थ साइड होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद एबेल पूछता है, रियो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? मुझे गाइड की जरूरत पड़ेगी। रियो थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम कल सुबह निकलते हैं। एबेल एक्साइटमेंट में तुरंत हाँ बोल देता है। घर पहुंचते ही रियो बोलता है कि उसे किसी से मिलने जाना है। एबेल कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि रियो ने तो कहा था कि इस एरिया में कोई रहता ही नहीं। एबेल सोचता है कि शायद रियो अपने किसी प्यारे को श्रद्धांजलि देने जा रहा है, लेकिन असली सच ये होता है कि रियो जा रहा होता है परियों के राजा यानी फेरी किंग से मिलने। वो बताता है कि कल सुबह वो काफी टाइम के लिए रोंडो के जंगल से दूर रहेगा और वो सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करने आया है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग की वजह से ही वो अब तक जिंदा है। फिर वो अपना आखिरी प्रैक्टिस ड्यूएल लड़ता है और जैसा हमेशा होता है वो फेरी किंग से हार जाता है। फेरी किंग जाने से पहले रियो को एक लास्ट गिफ्ट देता है, नए कपड़े, जिसे देखकर रियो हैरान हो जाता है। अगली सुबह दोनों अपना सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में उन्हें एक बीस्ट मिलता है। एबेल बोलता है, रियो इसे मुझे हैंडल करने दो, और फिर एकदम प्रोफेशनल मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करके एबेल उस मॉन्स्टर को तुरंत खत्म कर देता है। रियो शॉक में रह जाता है क्योंकि उसने पहले कभी वेपन टेक्निक्स नहीं देखी थी। एबेल समझाता है कि ये सब स्वॉर्ड्समैन और फाइटर की टेक्निक होती हैं। आगे चलकर दोनों एक लेक तक पहुंचते हैं जहां कुछ लिजार्डमैन मछलियां पकड़ रहे होते हैं। दोनों सीधा साइड रूट ले लेते हैं ताकि उनसे पंगा ना हो, लेकिन कुछ देर बाद रियो को महसूस होता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। वो एबेल को बोलता है, मैं मैजिक यूज करके इन्हें हटा देता हूँ। एबेल पूछने ही वाला होता है कि बिना वेंट के कैसे, तभी वो देख लेता है कि रियो ने बिना किसी वेंट के इजिली एनिमीज को वाइप आउट कर दिया। और शौक की बात ये थी कि रियो ने एक साथ 4 आइस स्पीयर समन कर लिए थे। एबेल बोलता है कि उसका एक विंड मेज दोस्त हमेशा कहता था कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्पेल समन होता है। रियो कैजुअल टोन में बोलता है कि उसे खुद नहीं पता, शायद वाटर मैजिक अलग होती है। फिर वो 2 पानी के ग्लास समन करता है ताकि दोनों हाइड्रेट हो सके। थोड़ा आगे बढ़ने पर रियो पहली बार उस दुनिया का पैसा देखता है, एक ब्रॉन्ज कॉइन। एबेल समझाता है कि ये नाइट क्लेड किंगडम का ब्रॉन्ज फ्लोरिन है, वही किंगडम जहां गांव लून आता है। वो बताता है कि सेंट्रल प्रोविंसेस की अपनी कॉइन होती है, पर नाम सबका फ्लोरिन ही होता है। रियो पूछता है कि नाइट क्लेड क्या सेंट्रल प्रोविंसेस का हिस्सा है? एबेल जवाब देता है, हाँ, 3 बड़े देशों में से एक, बाकी 2 हैं, टेब्यूजी एम्पायर और हैंडिलियो फेडरेशन। रियो को टेब्यूजी नाम काफी नॉर्मल लगता है, एम्पायर का नाम तो कुछ ग्रैंड होना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद दोनों स्टोन गोलम टेरिटरी में पहुंच जाते हैं। एबेल उन पर हमला करता है, लेकिन गोलम्स तुरंत रीजनरेट हो जाते हैं। रियो बोलता है, एक नई टेक्निक ट्राई करता हूँ। आप सोच रहे होंगे मल्टीपल आइस स्फीयर्स या फिर सम फैंसी स्पेल, लेकिन नहीं। रियो सीधा एक मैसिव आइस ब्लॉक ऊपर से समन करके गोलम्स को पूरी तरह कुचल देता है। एबेल लिटरली शॉक में होता है और उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता। थोड़ी देर बाद उन्हें एक गोलम मिलता है जो हिल भी नहीं सकता क्योंकि वो उल्टी पोजीशन में पड़ा होता है और जमीन से एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके अंदर का मैजिक कोर काफी बड़ा होता है
यानी एक बढ़िया रिवॉर्ड। बस प्रॉब्लम ये है कि रियो को अपने बड़े आइस ब्लॉक्स मेल्ट करने पड़ेंगे ताकि मैजिक स्टोन निकाल सके। आगे बढ़ते ही उनका सामना होता है एक सुपर जाइंट हिप्पो क्रोकोडाइल से, और मैं नरेटर की तरह इसे नाम देता हूँ, हिप्पोकोको। लेकिन तभी कुछ गवर्नर्स आ जाते हैं और सीधा हिप्पोकोको को मारने चढ़ पड़ते हैं। दोनों लड़के सोचते हैं कि कौन जीतेगा। रियो क्लियरली बोलता है हिप्पोकोको ही जीतेगा, पर एबेल को लगता है कि हिप्पोकोको डिसएडवांटेज में है। पर सीन पलट जाता है जब हिप्पोकोको सिर्फ एक रॉर करता है और उस रॉर से वो सारे गवर्नर्स की मैजिक कैंसिल हो जाती है। बेचारे सीधे जमीन पर टकरा जाते हैं। शाम को रियो मजाक में बोलता है कि काश एबेल हिप्पोकोको से लड़ता। एबेल तुरंत बोलता है, पागल हो क्या, मैं मर जाता। एबेल बताता है कि कुछ डंजन ट्रैप्स भी मैजिक कैंसिल कर देते हैं। ये सुनकर रियो शॉक हो जाता है कि इस दुनिया में मैजमोरस डंजन्स भी हैं। एबेल बोलता है कि रियो और एक्साइट हो जाएगा क्योंकि सेंट्रल प्रोविंसेस की इकलौती डंजन गांव लून में ही है। रियो इरिटेट होकर पूछता है, ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्या छुपा रहा था। एबेल हंसकर बोलता है कि वो कुछ छुपा नहीं रहा था, बस पता नहीं था कि रियो को डंजन्स में इतनी इंटरेस्ट है। फिर रियो मजाक कंटिन्यू करते हुए पूछता है, और क्या क्या छुपा रहा है, पता सब कुछ। एबेल एक्टिंग करता हुआ बोलता है, लून में ड्वार्फ्स और एल्व्स भी हैं। ड्वार्फ्स टॉप टायर फाइटर्स और स्मिथ्स। एल्व्स लून में सिर्फ एक है, बाकी सब जंगलों में रहते हैं। रात बीत जाती है और अगली सुबह रियो बोलता है कि जब वो ये पहाड़ क्रॉस कर लेंगे तब वो ह्यूमन टेरिटरी में आ जाएंगे। एबेल शॉक होकर पूछता है, तू इतना कैसे जानता है। रियो बोलता है, लेविन ने बताया। फिर तुरंत ऐड कर देता है कि एबेल को डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं, बस समझ ले कि मेरी सोर्स इंसानों के नॉलेज से ऊपर है। एबेल ठीक है कहकर मान जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसका सामना कोलोसल ग्रिफिन से होता है। दोनों इतना डर जाते हैं कि बस एक पीस ऑफ मीट उसकी तरफ फेंक देते हैं और सरप्राइजिंगली ग्रिफिन उसको खाकर शांति से चला जाता है। दोनों सोचते हैं अगर लड़ते तो डेफिनेटली मर जाते। एबेल कहता है कि सदियों से किसी ने हिप्पोकोको या ग्रिफिन जैसी बीस्ट को देखा ही नहीं था, ये जगह बहुत अजीब है। आगे चलकर एबेल को याद आता है कि फ्लाइंग मॉन्स्टर नॉर्थ साइड से आए थे, इसका मतलब उनसे मिलना कंफर्म्ड है। और वैसा ही होता है। थोड़ी देर बाद वो कुछ फ्लाइंग मॉन्स्टर्स को एक दूसरे मॉन्स्टर्स को चबाते हुए देख लेते हैं। एबेल तुरंत बोलता है कि ये मॉन्स्टर्स उनके लेवल के नहीं, इन्हें मारने के लिए 20 एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स चाहिए। रियो कैजुअली बोलता है, अगर ये उड़ नहीं पाते तो कितना इजी होता, और सीधे उनकी तरफ चला जाता है और मैजिक से उन्हें डिसेबल कर देता है। एबेल फिर तुरंत उन्हें फिनिश कर देता है। फिर दो और फ्लाइंग मॉन्स्टर आते हैं और रियो उन्हें भी 2 सेकंड में उड़ा देता है। माना क्रिस्टल्स कलेक्ट करते हुए एबेल बोलता है कि ये सब काफी इजी था, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि उनके साथ चल रहा है प्लॉट आर्मर का पिताजी। थोड़ी देर बाद और फ्लाइंग मॉन्स्टर्स आते हैं, पर अब दोनों कॉन्फिडेंटली उन्हें खत्म कर देते हैं। फाइनली जब वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं तब उन्हें समझ आता है कि शायद इसी हाइट की वजह से हिप्पोकोको और ग्रिफिन जैसे मॉन्स्टर्स ह्यूमन टेरिटरी में नहीं जा पाते। और अब दोनों खुश होते हैं कि वो अपने गोल के बहुत करीब पहुंच गए हैं। लड़के सोच रहे होते हैं कि अब वो लोग कहां पहुंच गए हैं। आगे एक रास्ता दिखता है और एबेल कहता है कि अगर ये रास्ता वेस्ट की तरफ जा रहा है तो शायद सीधा केलादी टाउन तक ले जाएगा, और अगर ऐसा है तो मतलब ये माउंटेन्स भी उसी डायरेक्शन की होनी चाहिए। लेकिन रियो उसकी बात बीच में ही काट देता है। बोलता है कि यार मुझे तो बस एक कंफर्टेबल बेड चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। चलते चलते एबेल रियो को बताता है कि केलादी में एक जबरदस्त डिश मिलती है जो वो जरूर ट्राई करे। ये सुनकर रियो और भी एक्साइटेड हो जाता है। कुछ वक्त बाद शाम को दोनों एक ट्रेवरन में होते हैं जहां एबेल रियो को सजेस्ट करता है कि अब उसे एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर कर लेना चाहिए, क्योंकि गिल्ड कार्ड एक आईडी की तरह काम करता है जिससे किसी भी टाउन या नेशन में एंट्री मिल जाती है। एबेल रियो को याद दिलाता है कि जब वो इस जगह आए थे तो रियो के पास आइडेंटिफिकेशन नहीं था, इसलिए एंट्री के लिए उसे एक सिल्वर कॉइन देना पड़ा था। रियो उसे सस्पिशियस नजर से देखकर मजाक में बोलता है, कहीं तुम मुझे अपना स्लेव बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। एबेल घबरा जाता है और कहता है कि ऐसे मजाक मत किया करो। रियो फिर मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ओ मेरे शाइनिंग आर्मर वाले नाइट साहब। एबेल इरिटेट होकर कहता है कि इस लड़के का कोई इलाज नहीं। फिर एबेल बताता है कि गिल्ड का एक और फायदा है, वो मैजिक स्टोन्स और मॉन्स्टर मटेरियल्स को अच्छे प्राइस पर खरीदते हैं। रियो को ये जानकर शौक लगता है कि इस दुनिया में एल्केमी भी एग्जिस्ट करती है। उसी वक्त उनको खाना सर्व किया जाता है और रियो शॉक हो जाता है ये देखकर कि उसके सामने करी रखी है। उसके दिमाग में तुरंत रीइंकार्नेशन वाली स्टोरीज चल पड़ती हैं, जहाँ करी सिर्फ तब मिलता है जब हीरो बहुत मुश्किल से अचीव करता है। एबेल रियो का रिएक्शन देखकर पूछता है कि सब ठीक तो है। रियो कहता है कुछ नहीं, बस लाउड थिंकिंग हो गई। एक बाइट लेते ही रियो टेस्ट से लिटरली पागल हो जाता है, जैसे कब से भूखा हो। प्लेट खत्म करते ही तुरंत एक और ऑर्डर कर देता है। अबे यार, रियो का रिएक्शन देखकर मुझे भी भूख लग गई। रुको,
एक सीरियस सवाल, अगर तुम इस इकाई में जाते तो सबसे पहले क्या ढूंढते? बिरयानी, छोले भटूरे या कुछ और? वीडियो पॉज करके अभी कमेंट्स में लिखो। जिसका आंसर सबसे टेस्टी होगा उसे हार्ट मिलेगा। नेक्स्ट डे चलते हुए रियो मजाक में पूछता है कि एबेल और क्या क्या छुपा रहा है, कहीं तुम्हें स्वीट्स भी पसंद तो नहीं? इस बार एबेल उसका मजाक इग्नोर करके सीधा आगे बढ़ जाता है। काफी दिन की जर्नी के बाद फाइनली दोनों लून पहुंचते हैं। गेट पर गार्ड निमोरी एबेल को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि सबको लगता था कि एबेल गायब हो चुका है। एबेल बताता है कि हाँ, वो मिसिंग था, लेकिन रियो की वजह से जिंदा वापस आ पाया। गार्ड निमोरी रियो का शुक्रिया अदा करता है, एंट्री फी लेता है और दोनों का वेलकम करता है। रियो को खुशी होती है कि वो अपने किंगडम में वापस आ गया। बाद में एबेल सजेस्ट करता है कि सबसे पहला काम गिल्ड जाना चाहिए, और क्योंकि वो रियो के साथ है वो उसकी रैंकिंग बढ़ा सकता है। नॉर्मली कोई भी रैंक एफ से स्टार्ट करता है, लेकिन अगर एक रैंक बी या उससे ऊपर का एडवेंचरर रिकमेंडेशन दे दे तो वो सीधा रैंक ई या डी से स्टार्ट कर सकता है। रियो प्राउड फील करता है कि एबेल एक्चुअली हाई रैंक एडवेंचरर है। एबेल समझाता है कि जितना ज्यादा रैंक उतनी ही डिफिकल्ट मिशंस मिलती हैं और रिवॉर्ड्स भी उतने ही ज्यादा, लेकिन वो कहता है कि रियो को पैसों की टेंशन नहीं करनी चाहिए। रियो पूछता है क्या मैजिक स्टोन्स इतनी वैल्यूएबल होती हैं? एबेल कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम जितना सोच रहे हो उतनी कॉमन बिल्कुल नहीं होती। अगर एक साथ बहुत सारी बेच दी जाएं तो मार्केट हिल सकता है, लेकिन ये सब गिल्ड मास्टर डिसाइड करेगा जब वो उससे मिल लेंगे। गिल्ड में एंट्री करते ही सब लोग एबेल को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, तब उसके आसपास आ जाते हैं और रियो थोड़ा शॉक्ड होता है कि एबेल इतना पॉपुलर है, इसलिए वो क्वाइटली बाहर निकल आता है ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। चलते हुए रियो नोटिस करता है कि एक एल्विन लड़की उसे लिटरली खा जाने वाली नजर से देख रही है। वो पूछती है कि जो चीज रियो के पास है क्या वो फेरी किंग की है? रियो कंफ्यूज हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। एल्फा तुरंत सॉरी बोलती है और कहती है कि कोई इंटरेस्टिंग ही होगा जो फेरी किंग का अटेंशन अट्रैक्ट करे। फिर वो मुस्कुराते हुए चली जाती है, ये कहकर कि शायद फिर मिलेंगे। थोड़ी देर बाद एबेल रियो को ढूंढ कर लाता है और गिल्ड के अंदर सबको इंट्रोड्यूस कराता है। दोस्तों, ये है रियो जिसने मेरी जान बचाई। तब उसका वार्म वेलकम करते हैं और शुक्रिया बोलते हैं। एबेल रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो रियो को रैंक डी के लिए रिकमेंड करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट शॉक हो जाती है क्योंकि क्रिम्सन स्वॉर्ड ग्रुप ने कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया था। एबेल कहता है कि रियो ट्रूली वर्दी है। रिसेप्शनिस्ट मानता है, लेकिन बोलती है कि पहले रियो को अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करनी होगी। एबेल बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये सब गिल्ड मास्टर के साथ डिस्कस करना बेटर होगा। दोनों वेटिंग रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर में गिल्ड मास्टर यूटिमत ग्लास खुद भागते हुए आते हैं। एबेल को जिंदा देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी डिसअपियरेंस से सब बहुत वरिड थे। एबेल बताता है कि वो रियो की वजह से जिंदा है। गिल्ड मास्टर रियो से मिलता है। एबेल बताता है कि वो रियो को रिकमेंड करना चाहता है। यूटे कहता है कि पहले रियो को अपनी वर्थ दिखानी होगी। एबेल एग्री करता है, लेकिन वार्निंग देता है रियो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गिल्ड मास्टर को इस बात पर भरोसा नहीं होता। थोड़ी देर बाद एबेल उनको सारी मैजिक स्टोन दिखाता है जो उन्होंने ट्रेवल में कलेक्ट की थी। यूटे लिटरली हिल जाता है, क्योंकि ये सब गॉब्लिन किंग टाइप गोलम मॉन्स्टर्स की स्टोन्स होती हैं, और इतनी क्वांटिटी का मतलब है कि दोनों ने पूरी एक आर्मी का सामना किया होगा। एबेल बताता है कि ये सब टैबू माउंटेन्स क्रॉस करते वक्त हुआ। रियो को नाम थोड़ा अजीब लगता है, तो एबेल एक्सप्लेन करता है कि कैलादी रोड देखकर उसे समझ आ गया था कि वो कहाँ फंस गए थे। यूटे कहता है कि कोई भी आदमी उन माउंटेन्स को पार करके जिंदा वापस नहीं आता, और अगर रियो ने वो क्रॉस कर लिया तो उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी प्रूवन है। उसी वक्त एबेल के ग्रुप के मेंबर्स भी आ जाते हैं। क्रिम्सन स्वॉर्ड सब एबेल के लिए वरिड थे। यूटे उन्हें एक रूम दे देता है जहां वो बाद में बातचीत कर सकते हैं, और खुद रियो को एक अलग हॉल में ले जाता है। यूटे एक्सप्लेन करता है कि वो लोग एबेल का ग्रुप थे, सिटी का सबसे फेमस टीम। रियो पूछता है कि क्या वो सच में रैंक डी तक प्रमोट हो सकता है। यूटे कहता है कि एबेल की स्ट्रेंथ वो जानता है, और एक गॉब्लिन जनरल जैसा मॉन्स्टर एबेल अकेला कभी नहीं हरा सकता, इसलिए रियो भी डेफिनेटली स्ट्रांग होगा। तब रिसेप्शनिस्ट नीना रूम में एंटर होती है। यूटे उसे बोलता है कि वो रियो का रजिस्ट्रेशन हैंडल करेगी, और खुद पेपर वर्क शुरू कर देता है। नीना रियो से इंटरव्यू लेती है। जब उसे पता चलता है कि रियो के पास कोई रेजिडेंस नहीं है, तो वो कहती है कि गिल्ड उसे 300 दिन तक फ्री डॉर्म रूम्स प्रोवाइड करेगा। साथ ही वो रियो को बताती है कि गिल्ड डंजन्स के बारे में क्लासेस भी देता है। रियो एक्साइटेड होकर पूछता है क्या मैं अटेंड कर सकता हूँ। नीना कहती है बिल्कुल, क्लासेस 2 दिन बाद स्टार्ट होंगी। तो एक्सप्लेन करने के बाद वो कहती है अब अपना हाथ इस क्रिस्टल पर रखिए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। क्रिस्टल पर हाथ रखते ही रियो का रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली कंप्लीट हो जाता है। पेपर वर्क फिनिश होते ही रियो वहां से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ यूटे फाइनली सुकून की सांस लेता है। अब सबसे जरूरी काम था सिटी में अनाउंस करना कि एबेल वापस आ गया है। इसके बाद रियो एबेल के साथ मार्केट जाता है,
क्योंकि एबल उसे उसकी मदद के लिए रिवॉर्ड देना चाहता है। लेकिन रियो कहता है कि उसे वेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मैजिक बिना वेंट के यूज कर सकता है और क्लोज कॉम्बैट में तो वो स्वॉर्ड ही यूज करता है। ये सुनकर एबल थोड़ा शॉक हो जाता है। रियो अपनी तलवार दिखाता है और बोलता है कि उसके पास बहुत सारे सवाल है। थोड़ी देर की शॉपिंग के बाद रियो को पता चलता है कि इस दुनिया का टाइम सिस्टम बिल्कुल उसकी पुरानी दुनिया जैसा है। 24 घंटे का दिन, 7 दिन का वीक और 30 दिन का महीना। रियो सोचता है, क्या मेरे पुराने वर्ल्ड का कोई यहाँ पहले से आया था? क्या उसने इस दुनिया को इन्फ्लुएंस किया? बहुत सारे इंटरेस्टिंग थॉट उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। एबल शॉप से बाहर आता है और रियो को थैंक्स बोलने नहीं देता, क्योंकि एक और जगह जाना बाकी था और रियो उनका स्पेशल गेस्ट था। गिल्ड में एबल के रिटर्न और रियो के ऑनर में एक बड़ी पार्टी होती है। सब क्रेजी सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं। अगली सुबह नीना रियो को उसके डॉर्म रूम ले जाती है और उसके रूममेट नील्स और ईटो से इंट्रोड्यूस कराती है। दोनों बोलते हैं फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, बस चल रहना। तभी नीना वापस आती है और कहती है कि एक और न्यू मेंबर ज्वाइन करेगा, एमोन। एमोन 16 साल का लड़का है जिसने अपना परिवार खो दिया और अब यहाँ आया है ताकि एडवेंचरर बनकर जिंदगी दोबारा शुरू कर सके। नीना बताती है कि एमएन भी डंजन इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग में हिस्सा लेगा, तो वो चाहती है कि सब लोग अच्छे से मिलजुल कर रहे। दूसरी तरफ एबल की टीममेट लिन गुस्सा होकर कहती है कि रियो की मैजिक कैपेबिलिटी इम्पॉसिबल सी लगती है। मैजिकल एनर्जी दूर से मैनिफेस्ट नहीं होती, और जो एबल कह रहा है, जैसे रियो ने आइस गोलम्स या गिबरनोस को बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स और आइस पियर से हरा दिया, ये सब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। गिबरनोस तो विंड बैरियर के साथ आते हैं जो मैजिक को रिपेल करता है। एबल कामली कहता है, मैं बस वो बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। तभी उनकी टीम का एक और मेंबर रिया कहती है, ऐसी पावर सिर्फ एक ही पर्सन के पास थी, इन्फर्नल मेज, एक लेजेंडरी मैजिशियन जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने एक ही स्पेल में 1000 इंपीरियल सोल्जर्स को जला दिया था और सिर्फ एक इन्वोकेशन में पूरी एक सिटी को मैप से मिटा दिया। अगर एबल सच कह रहा है तो रियो बहुत ही एक्सेप्शनल है, और अगर ऐसा इंसान कभी उनका दुश्मन बन गया तो वो सबसे खतरनाक एनिमी होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर रियो इंपीरियल एम्पायर से मिल गया तो डिजास्टर हो जाएगा। लेकिन एबल कॉन्फिडेंटली कहता है वो कभी नहीं होगा। रियो को एम्पायर का नाम भी पसंद नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे भी यही बात समझ नहीं आती। उसके बाद 6 दिन बीत जाते हैं। इंट्रोडक्शन कोर्स कंप्लीट होने के बाद रियो और एमन फाइनली अपनी पहली डंजन एंट्री देने जा रहे होते हैं। एमन एक्साइटमेंट से हाइपर हो रहा होता है और रियो से बोलता है, भाई थोड़ा शांत हो जा। इंस्ट्रक्टर पूछता है, कोई सवाल? रियो तुरंत बोलता है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम डंजन के उन्हीं फ्लोर्स पर टेलीपोर्ट हो सकें जहां हम पहले जा चुके हों? इंस्ट्रक्टर बताता है कि साउथ डंजन्स में तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये वाली डंजन्स में नहीं। और वो थोड़ा शॉक्ड होता है कि रियो को इतनी एडवांस इन्फो कैसे पता है। थोड़ी देर बाद वो सब लोग डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। इंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन करता है कि जो बड़ा बैरियर बना हुआ है वो सिटी को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हर कुछ सालों में ग्रैंड वेव होती है, एक ऐसी मैजिक फ्लड जिसमें मॉन्स्टर्स बाहर निकल पड़ते हैं। डंजन के गेट पर एक गिल्ड ऑफिस होता है जहाँ यूजुअली एंट्री टाइम रजिस्टर होता है, लेकिन क्योंकि ये इंट्रोडक्शन डे है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। अंदर जाते ही रियो नोटिस करता है कि एमन बहुत नर्वस है, तो वो उसे बोलता है, डीप ब्रेथ लो, सब ठीक रहेगा। फर्स्ट फ्लोर पर डेंजर्स कम होते हैं, इसलिए इंस्ट्रक्टर उन्हें एक्सप्लोर करने देता है, बस दूर से दूर मत भटकना। रियो को आगे मॉन्स्टर प्रेजेंस फील होती है। वो एमन को बताता है कि मॉन्स्टर डेंजरस नहीं है, वो उसे इमोबिलाइज करेगा और एमन फाइनल ब्लो लेगा। सडनली एक सोल्जर एंट सामने आ जाती है। रियो लाइटनिंग फास्ट एक आइस स्पेल से उसे पूरा फ्रीज कर देता है। एमोन रियो की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके एंट को फिनिश करता है। रियो उसका मैजिक स्टोन कलेक्ट करता है। बाद में जब सब रेजिडेंट्स वापस आते हैं, ग्रुप सेलिब्रेट करता है क्योंकि रियो और एमोन ने अपना फर्स्ट डंजन एक्सपीरियंस सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। बस एक प्रॉब्लम थी, रूम में अल्कोहल अलाउड नहीं था, पर खैर अचीवमेंट तो अचीवमेंट होती है। एमोन कहता है, मैं अकेला कभी नहीं कर पाता, सब क्रेडिट तुम्हारा है रियो। रियो तुरंत मना कर देता है, नहीं, हम दोनों ने मिलकर किया। निल्स बोलता है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम लोग एक मैजिक स्टोन लेकर आए हो, तो बी हैप्पी। फिर वो पूछता है, कल क्या प्लान है? एमन कहता है कि वो वापस डंजन जाना चाहता है, पर अकेले जाने से डर लगता है। रियो कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर एक बात अजीब लग रही है, फर्स्ट फ्लोर पर सोल्जर एंट का स्पॉन होना नॉर्मल नहीं है, नॉर्मली तो सिर्फ बैट्स होते हैं। निल्स बताता है कि पिछले कुछ महीनों में सोल्जर एंट अनयूजुअली फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में बहुत दिखने लगे हैं, ये काफी सस्पिशियस लगता है। रियो सोच में पड़ जाता है, यहाँ चल क्या रहा है। इतने में एबल एंट्री मार देता है और बोलता है कि एंट्स ने शायद टनल्स खोदकर फ्लोर्स चेंज किए होंगे। रियो मजाक में बोलता है, एक वेटरन एडवेंचरर को न्यूबीज को इतना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एबल हंसते हुए कहता है, अरे
बस तुम्हें रीअश्योर कर रहा हूँ। फिर वो रियो के रूममेट से इंट्रोड्यूस होता है और बोलता है कि रियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बंदा है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। रूममेट शॉक हो जाते हैं। ये तो एबेल है, क्रिम्सन स्वॉर्ड ग्रुप का एबेल, एक लेजेंड। रियो पूछता है, इतनी रात को गिल्ड में क्या कर रहे हो? एबेल बोलता है कि वो एक रिक्वेस्ट कंप्लीट कर रहा था, पर एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम लग गया। तभी उसकी टीममेट्स उसे ढूंढती हुई आ जाती हैं और उसे पकड़कर ले जाती है। एबेल ऑकवर्डली मुस्कुराता रहता है। जाने से पहले लिन रियो को एक अजीब सी नजर से देखकर रुक जाती है। इस बार उसकी आंखों में कुछ और ही था। रियो हल्की सी भंवरे चढ़ाकर पूछता है, क्या हुआ? लेकिन जवाब मिलने से पहले ही उसकी टीममेट उसे आवाज देती है और दोनों जल्दी में गिल्ड मास्टर की तरफ चले जाते हैं। लिन कॉर्नर मुड़ते वक्त एक ग्लांस रियो पर डालती है, एक ऐसी नजर जैसे वो उसके बारे में कोई खतरनाक बात जानती हो, जो रियो खुद भी शायद नहीं जानता। रियो चुपचाप वहीं खड़ा रहता है, सोचता हुआ, ये लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? और बस यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं। रुको, लिन की उस आखिरी नजर का मतलब बहुत गहरा है। रियो की आइडेंटिटी खतरे में है। क्या वो पकड़ा जाएगा? 100 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दो, नेक्स्ट पार्ट तुरंत ड्रॉप कर दूंगा। और हाँ, कमेंट में बताना मत भूलना, बिरयानी या छोले भटूरे। सब्सक्राइब टू देसी सेंपाई। आउट।